बच्चों बोर्ड्स में सरफेस केमिस्ट्री 5 से 6 मार्क्स की आती है। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर आपका बेसिकली 3 भागों में डिवाइडेड है, दैट इज एड्सॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड कोलाइड्स। कुछ पार्ट्स हैं जो 2020 से 2021 जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ सिलेबस में कट ऑफ है, रिड्यूस्ड है, तो बात करेंगे इस वीडियो में उस रिड्यूस सिलेबस की भी, और आपको एक वन शॉट में मैं क्लियर कट आइडिया देने वाला हूं व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। और याद रखिएगा, अगर आप सरफेस केमिस्ट्री के इस वीडियो पे पहुंच गए तो यकीन मानिए यू आर वाचिंग द बेस्टेस्ट वीडियो इन द यूट्यूब विच विल हेल्प यू अ लॉट इन गेनिंग द नॉलेज अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं कि एड्सॉर्प्शन क्या है। बच्चों याद रखिएगा, मैंने आपको अभी भी बोला एड्सॉर्प्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में एड्सॉर्प्शन का मीनिंग अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। देखो बेटो, आप लोगों को ना रटने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। बच्चों को सबसे बेकार चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, बायोमॉलिक्यूल्स ये सब लगते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर उसको कोई टीचर अच्छे से बच्चे को समझा दे तो वो डेफिनेशंस को अपने आप से भी बना सकता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इन डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से समझा दूं, ताकि आप अगर समझ जाएंगे तो अपने मन से भी अंग्रेजी में लिख देंगे ना, तो एकदम बढ़िया तरीके से भागेगा। तो देखो एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है। एड्सॉर्प्शन मतलब AD वाला, बहुत बच्चे इसको AB एब्सॉर्प्शन से मिसकंसेप्ट करते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एब्सॉर्प्शन नहीं बोल रहा हूं, अभी एब्सॉर्प्शन नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग एड्सॉर्प्शन पढ़ेंगे। क्या मतलब होता है? जैसे मान लो एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आप लोगों ने एक लिक्विड भर दिया है, ठीक है। लिक्विड की ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ये सरफेस हो गया। लिक्विड का ये क्या है बच्चों? ये सरफेस है। और इसके नीचे वाला हिस्सा, सरफेस के नीचे क्या है? सरफेस के नीचे है उसका बल्क, गहराई। गहराई वाले को क्या बोलेंगे? बल्क। सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलेंगे? सरफेस। अब मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से कोई सब्सटेंस गिराया, मैंने ऊपर से सब्सटेंस गिराया, ये कोई सब्सटेंस है, मतलब ये सॉल्यूट की तरह है, ये सॉल्वेंट की तरह है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। तो मैंने क्या देखा कि उसके कुछ पार्टिकल्स अंदर चले गए, ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स सरफेस पे रह गए, ठीक है। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनना। जो पार्टिकल्स बल्क में चले गए, गहराई में चले गए, डेप्थ में चले गए, उसमें किस तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं और फोर्सेस का क्या योगदान है, यह समझना। ये वाला जो पार्टिकल है ना, जो एकदम बीचों बीच है, ये हर तरफ से घिरा हुआ है, ऊपर वाले पार्टिकल से, नीचे वाले पार्टिकल से, तो उसको हर तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, हर तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो जो बल्क में मॉलिक्यूल्स होते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि जो बल्क में मॉलिक्यूल्स होते हैं, since they are experiencing the equal and opposite forces from all the directions, therefore their ये लाइन बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, और एक कीवर्ड है their sum of residual forces are zero या are balanced। Their residual forces are balanced, या इन सबका समेशन इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स लटक गए हैं, उनको बच्चों ये वाला मॉलिक्यूल घसीट सकता है, ये वाला घसीट सकता है, ये वाला अपनी तरफ घसीट सकता है, तो दे विल बी एक्सपीरियंसिंग द नेट डाउनवर्ड फोर्स। जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे वो बेचारे तड़प रहे होंगे, किस बात के लिए? कि कोई उनको ऊपर से भी धकेले, ऊपर से खींचे। उनको इस समय नेट इनवर्ड फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को। तो इनकी भूख बढ़ जाएगी, इनके समेशन ऑफ रेसिडुअल फोर्सेस 0 नहीं है, बैलेंस नहीं है। यानी कि हम ये लिख सकते हैं
सरफेस मॉलिक्यूल्स या एटम्स विल हैव अनबैलेंस्ड रेसिडुअल फोर्सेस। जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा अनस्टेबल कहलाए जाएंगे। इनका रेसिडुअल फोर्स बैलेंस्ड है, सरफेस वाले का रेसिडुअल फोर्स बैलेंस्ड नहीं है। इनका बैलेंस्ड है इसलिए ये स्टेबल है, बल्क वाले, सरफेस वाले बैलेंस नहीं है इसलिए वो अनस्टेबल हैं। वो बेचारे तड़प रहे हैं कि उनके ऊपर कोई आ जाए तो वो बैलेंस्ड हो जाए, वो बैलेंस होने की कोशिश करें। तो भैया अब होगा क्या, अब जब तुम ऊपर से सब्सटेंस फिर से डालोगे तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा टेंडेंसी होगी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके रिटेन कर ले, एकदम दबोच लेगा। वो कहेगा नहीं मैं नहीं तुरे को जाने दूंगा रे, मैं इतने दिन से प्यासा बैठा हूं, भूखा बैठा हूं, तू मेरे ऊपर आया, मैं तेरे को अंदर क्यों जाने दूंगा, मैं तेरे को ऊपर से ही पकड़ लूंगा, है ना। तो ऊपर बैठ के ही इनको काम खत्म कर देते हैं, काम तमाम कर देते हैं। यानी कि सरफेस मॉलिक्यूल्स की ये टेंडेंसी जो है ना, सरफेस के मॉलिक्यूल्स की ये जो टेंडेंसी है ना कि ऊपर से आने वाली चीज को वो अट्रैक्ट कर ले और रिटेन कर ले। क्यों कर ले? क्योंकि बेचारे तड़प रहे हैं, उनके पास अनबैलेंस रेसिडुअल फोर्सेस है जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हैं। इनका समेशन इक्वल टू जीरो नहीं है, इनको हर तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नहीं लग रहे हैं जिस तरह से बल्क वाले मॉलिक्यूल को लग रहे थे। इसलिए इनकी भूख बड़ी हुई है कि उनको ऊपर से कोई आए और वो कैच कर ले। सो दिस थिंग, this property of the molecules at the surface to attract and retain the molecules on the surface which results into the higher concentration at the surface than at the bulk। ज्यादा तेज बोल दिया, फिर से सुन लो भाई। जब ये मॉलिक्यूल्स अब तुम डालते रहोगे तो सरफेस पे ही वो पकड़ते रहेंगे। कुछ समय बाद आप ये देखोगे कि सरफेस पे कंसेंट्रेशन सब्सटेंस का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू बल्क, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या है, पगलाए हुए हैं, अनबैलेंस्ड है। बैलेंस होने के लिए वो अट्रैक्ट और रिटेन करेंगे किसको, सब्सटेंस को जो ऊपर से आ रहा है। तो देखो एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन यही होती है, कंसेप्ट यही होता है। एड्सॉर्प्शन क्यों होता है ये मैंने आपको इस मैकेनिज्म के थ्रू समझाया। एड्सॉर्प्शन इसलिए होता है, ये इसलिए सरफेस फिनोमेना होता है क्योंकि सरफेस पर बैठे मॉलिक्यूल्स हैव अनबैलेंस्ड रेसिडुअल फोर्सेस जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग, ये वर्ड अभी मैंने आपको बताया ना बार बार, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग, इट्स अ की वर्ड। बोर्ड्स में अगर आप ये लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और अ सॉलिड रिजल्टिंग इनटू द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, हाय हाय हाय, इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। बताओ लर्न करने की जरूरत पड़ी नहीं ना, समझ लिया तो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। लेकिन भैया अंग्रेजी ऐसी लिखना कि समझ में पड़े कि हाँ भाई इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने लिखा है। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और अ सॉलिड रिजल्टिंग इनटू द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस देन इन द बल्क इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन, एडी वाला ना कि एबी वाला। अभी हम एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहे हैं जो एब्जॉर्ब हो जाता था, एडसॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। अब बच्चों एक बात और आपको मैं यहां पे पढ़ाना चाहूंगा। क्या अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है, और अगर नहीं भी पढ़ी तो यार केमिस्ट्री स्टूडेंट हो, इतनी तो बेसिक सी चीज आपको पता ही होगी। क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। ओ नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? बना रहे हो ना? हाँ, ये जरूर बनाते रहना बच्चों, क्योंकि क्या है ना, ये थियोरेटिकल चैप्टर है। कोशिश पूरी रहेगी कि आपको समझ में आए, लेकिन अगर आप लिखते लिखते नोट्स बनाते बनाते इस वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग में घुसेगा। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। उसी तरह बच्चों जो चीज ऊपर से आ रही है सरफेस केमिस्ट्री में एडसॉर्प्शन में, उसको बोलते हैं एड, एडी, एडसॉर्बेट।
और जिस पर आ रही है, ये जो लिक्विड पड़ा था उसको बोलते हैं एडसॉर्बेंट। तो एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट मिलकर बनाते हैं एडसॉर्प्शन। एडसॉर्बेट प्लस एडसॉर्बेंट इज इक्वल टू एडसॉर्प्शन। तो यहां पे जो लिखी है ना छोटी सी लाइन, सब्सटेंस दस एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, वो सब्सटेंस जो इस सरफेस पे एडसॉर्ब हुआ उसको क्या बोलेंगे? वो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, दैट इज नोन एज एडसॉर्बेट। सब्सटेंस ऑन विच इट इज एडसॉर्ब्ड, जिस पर ये एडसॉर्ब हुआ, जिस पर ये एडसॉर्ब हुआ यानी कि लिक्विड, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट नहीं, एडसॉर्प्शन की भाषा में एडसॉर्बेंट। देखो सॉल्वेंट एडसॉर्बेंट दोनों में ENT आता है, ऐसे याद रख सकते हो आप। सो बच्चों ये कंप्लीट प्रोसेस है। एडसॉर्प्शन क्या होता है, एडसॉर्बेट क्या होता है, एडसॉर्बेंट क्या होता है, आइए रिपीट करें। क्या है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एडसॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ द एडसॉर्बेंट। क्या बोला मैंने? द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, अब तुम लोग वर्ड यूज कर सकते हो, एडसॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ द एडसॉर्बेंट, so that it results into the higher concentration at the surface of the adsorbate than as compared to the bulk। तो जो सरफेस पे एडसॉर्बेट का जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगा, एज कंपेयर टू दी बल्क इज नोन एज एडसॉर्प्शन। तो बार बार रिपीट करने से, बार बार सुनने से आपको एडसॉर्प्शन डेफिनेशन अब तक आ चुकी होगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की जो कि एडसॉर्प्शन से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं एग्जाम्पल ऑफ एडसॉर्प्शन। आप लोग जहां पे एडसॉर्प्शन की डेफिनेशन लिखी है उसके नीचे एग्जाम्पल ऑफ एडसॉर्प्शन लिख लीजिए। जैसे मैं बोल्ड है, इस बोर्ड पे मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं, तो आप खुद सोचो ये सिर्फ बोर्ड के सरफेस पे जो ये इंक है वो दिख रही है, यानी कि एडसॉर्ब हो रही है। अब अगर मैं हथौड़ा लेके इस बोर्ड को तोड़ता हूं तो क्या बोर्ड के अंदर भी रेड कलर की इंक दिखाई देगी क्या मुझको? नहीं। तो वो कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ सरफेस पे हो, बल्क पे ना हो, उसको एडसॉर्प्शन कहते हैं। जैसे बेटा कभी भी आप कभी नई बॉटल्स खरीदते हैं जो स्कूल ले जाते हैं आप लोग, उसमें से एक सिलिका जेल की पुड़िया निकलती है, वो क्यों डाली जाती है? बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स के टर्म्स में होती है, फाइन पाउडर टाइप में होती है, खुदरा खुदरा सा उसका रैपर होता है। वो क्यों डाली जाती है? क्योंकि बेटा वो इट एक्ट एज एन एक्सीलेंट एडसॉर्बेंट। लेट मी टेल यू, जो सिलिका जेल है इट एक्ट एज एक्सीलेंट एडसॉर्बेंट। जैसे चारकोल है, इट एक्ट्स एज एन एक्सीलेंट एडसॉर्बेंट। सिलिका जेल आपके बॉटल्स में यूज होती है, चारकोल जो गैस मास्क होते हैं उनमें यूज होती है। जो कोल माइंस में काम कर रहे होते हैं उनके मास्क में चारकोल भरा होता है, ताकि जितनी भी हार्मफुल गैसेस हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, जितनी भी जहरीली गैसेस हैं, वो चारकोल एडसॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस में। एडसॉर्बेंट समझ रहे हो ना, जिस पर चीज डाली जाती है। एडसॉर्बेंट जितना खुदरा खुदरा होगा, जितना पोरस होगा, अंग्रेजी भाषा में इन सब का पोरस स्ट्रक्चर होगा, या फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होंगे, पाउडर फॉर्म में होंगे, वो उतने ही एक्सीलेंट एडसॉर्बेंट होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लोग अच्छे से अच्छे अपने सरफेस पे चीजों को एडसॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो सिलिका जेल बॉटल्स इसलिए डाला जाता है ताकि मॉइस्चर ना आ जाए, और अगर कोई भी मॉइस्चर आ जाता है तो सिलिका जेल अपने में एडसॉर्ब कर लेता है और बॉटल के अंदर एटमॉस्फेयर को ड्राई रखता है। क्या रखता है? ड्राई रखता है। सारे मॉइस्ट वाटर वेपर को वो अपने सरफेस पे एडसॉर्ब कर लेगा। चारकोल क्या करता है? गैस मास्क में यूज होता है। कहां पे? जो बंदे कोल माइंस में काम करते हैं, ताकि हार्मफुल गैसेस को वो अपने सरफेस पे एडसॉर्ब कर ले, और जो बंदे वहां काम कर रहे हैं वो लोग शुद्ध हवा को अपने अंदर लें। क्योंकि अगर जहरीली गैसेस उन लोगों ने अंदर लेते गए तो फेफड़े खराब हो जाएंगे और फिर डेथ भी हो सकती है।
तो ये थे एड्सॉर्प्शन के कुछ एग्जाम्पल्स, और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो यही था कि मैं जो मार्कर से लिख रहा हूं, चाहे ब्लैक से लिख रहा हूं, चाहे रेड से लिख रहा हूं, वो सिर्फ इस बोर्ड के सरफेस पे है ना, वो इसके अंदर नहीं है। अभी तुम लोग एक वर्ड से कंफ्यूज हो रहे होगे जिसका नाम है एब्सॉर्प्शन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एब्सॉर्प्शन। ये भी बता दूं ये किस तरह से अलग होता है। अब जैसे तुम लोग कभी गाड़ी साफ करने वालों को देखो तो उनके हाथ में फोम होती है, वो फोम को पानी में डबोते हैं और फिर गाड़ी को साफ करते हैं। फोम क्या करती है? पानी को बेटा अच्छे तरीके से एब्सॉर्ब करती है। ए बी वाला, ए बी अमिताभ बच्चन वाला, है ना। तो एब्सॉर्प्शन क्या है? जब कोई फोम पानी को अच्छे से अपने अंदर की तरफ, बल्क में, आप फोम को बाहर से देखोगे ऐसे लगेगा जैसे कोई भीगा नहीं है, लेकिन जब उसको भाई जी छू कर ऐसे निचोड़ोगे तो उसके अंदर से पानी निकलेगा। सो बेसिकली वाटर यहां पर क्या है? सॉल्यूट है, और उसका कंसेंट्रेशन बल्क में ज्यादा है। फोम बेस्ट एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन को समझने का। और कभी कभार बहुत सारे प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ टेक्स प्लेस करते हैं। उस चीज को बेटा बोलते हैं सॉर्प्शन। अब जैसे ये शर्ट है, पर तो व्हाइट कलर की है। अगर मान लो कोई मैंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी होती, ठीक है ना, जो वीडियो की स्टार्टिंग में डाली थी, तो ब्लू कलर की शर्ट को ऊपर से भी देखोगे तो ब्लू कलर की है। अब उस शर्ट को अगर हम काट दें तब उसके जो धागे हैं वो भी ब्लू कलर के होंगे। यानी कि बेसिकली अ डाई, अ कलर डाई विच इज यूज्ड ऑन द फैब्रिक्स इज बेसिकली अ सॉर्प्शन प्रोसेस, जहां पे एड्सॉर्प्शन भी होता है यानी कि सरफेस पे भी होता है, एब्सॉर्प्शन भी होता है यानी कि बल्क में भी होता है। ठीक है, तो कईयों में सिर्फ ऐड होता है एडी वाला, जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं इट इज ओनली एडी। कईयों में सिर्फ एब्सॉर्प्शन होता है, जैसे फोम, पानी पूरा सोख लेता है फोम, एब्सॉर्प्शन। और कईयों में एड्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन दोनों होते हैं, उसको बोलते हैं सॉर्प्शन। क्लियर हो रहे हैं? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन हाँ एक दो बार आप अगर पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब तक हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन पढ़ लिया, एब्सॉर्प्शन पढ़ लिया। एब्सॉर्प्शन में क्या होता है? हर चीज बल्क में ज्यादा होती है। एड्सॉर्प्शन एडी वाला क्या है? अभी हमने देखा कि सरफेस पे उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, लेकिन एब्सॉर्प्शन में क्या होता है? बल्क में कंसेंट्रेशन उसका ज्यादा होता है, सरफेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? चाय, बिस्किट आपने डबोया, आपको लगा कि ऊपर ऊपर है सिर्फ हल्की सी चाय, लेकिन अचानक से वो कभी कभार क्या होता है? स्वाद लेने के चक्कर में बिस्कुट पुक करता हुआ अंदर गिर जाता है। किसके साथ ऐसा हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि चाय में जब आपने ऐसे बिस्किट डाला तो उसने एड्सॉर्ब किया। अब एड्सॉर्प्शन वो धोखा था, आपको लगता है अभी कम हुआ है चाय, आप थोड़ा ज्यादा डबोए रहते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है? उसने एब्सॉर्ब भी कर लिया, चाय को उसने एब्सॉर्ब भी कर लिया, और वो पुक करता हुआ नीचे गिर गया। स्पेशली पार्ले जी बिस्किट्स में ऐसा बहुत होता है, ग्लूकोज वाले। हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट बॉक्स में बताओ। खैर, अब हम लोग एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन को डिस्कस करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में आ रहे हैं, जिसमें पहला वर्ड है बेटा डीसॉर्प्शन। लिख लीजिएगा, डीसॉर्प्शन। तो इट इज द रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। इट इज द रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, या ये कह सकते हैं दैट इज रिमूवल ऑफ एडसॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, ये डेफिनेशन है बेटा डीसॉर्प्शन की। हाउ कैन यू ब्रिंग अबाउट डीसॉर्प्शन? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। आपने ये समझ लिया, आपने क्या समझ लिया? आपने समझ लिया कि एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट जब आपस में मिलते हैं तो एडसॉर्प्शन होता है। ठीक है, एडसॉर्प्शन होता है। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस देखें, अगर हम रिवर्स ले जाएं तो हम क्या देख रहे हैं? एडसॉर्बेट एडसॉर्बेंट अलग अलग हो रहा है। तो इस रिवर्स प्रोसेस को जो कहते हैं,
उल्टा, इस रिवर्स प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? मैं क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं। ये जब भी अब मैं बोलता हूं ना मैं क्या करते हैं, क्या करूं मैं, तो मेरे को सिर्फ दिमाग में बैकग्राउंड में यही म्यूजिक बज जाती है, मैं क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं। तो है, तो रिवर्स में हम लोग क्या कहते हैं प्रोसेस एड्सॉर्प्शन को? डीसॉर्प्शन। अब एक क्वेश्चन है कि हाउ डीसॉर्प्शन कैन बी ब्रिंग अबाउट। क्या है क्वेश्चन? हाउ डीसॉर्प्शन कैन बी ब्रिंग अबाउट। कैसे रिवर्स कर सकते हैं आप एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस को? यू कैन डू इट बाय टू वेज। फर्स्ट, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एड्सॉर्बेंट से अलग होने लगेगा। बड़ी सिंपल सी चीज है। दूसरा, बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर, एंड दीज टू फैक्टर्स यू विल लेटर ऑन डिस्कस। यहां पे भी मैं डिस्कस करता हूं कि किस तरह से टेम्परेचर को इंक्रीज करने से एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट अलग अलग हो जाएंगे। दूसरा क्या है? बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर। तो बच्चों डिसॉर्प्शन पर रिलेटेड आपको एक ये चीज और ये चीज लिखनी है। डिसॉर्प्शन क्या है? इट इज द रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, दैट इज द रिमूवल ऑफ द एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट। और डिसॉर्प्शन को किस तरह से लाया जा सकता है? हाउ कैन यू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन? हाउ कैन यू सेपरेट एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट? By increasing the temperature, the number one way, and the second way is by reducing the pressure. नोट करिए, नोट कर लिया? तो मैं ये वाला हिस्सा हटाने जा रहा हूं। हटा दूं कि नहीं हटा दूं? आप वीडियो को पॉज करिए और उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑक्लूजन का क्या मतलब है। देखो बच्चों, एड्सॉर्प्शन जो मैंने आपको समझाया, अगर कोई गैस किसी मेटल के सरफेस पे एडसॉर्ब होती है उसको ऑक्लूजन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। वो क्या है? एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ एनी मेटल्स। जैसे बेटा आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है? अरे डरो नहीं, हम वहां यहां पर नहीं ला रहे। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन पढ़ा है ना? तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में आप क्या लेते हैं? H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। तो ये क्या है? निकल क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। मेटल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब क्या है? ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, मेटल्स। और उस पर क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो रही है। सो द एड्सॉर्प्शन ऑफ एनी गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल्स इज नोन एज ऑक्लूजन। इसको एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं, उर्फ ऑक्लूजन भी कहते हैं। तो ऑक्लूजन इज द स्पेशल केस ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि अगर सिर्फ गैसेस मेटल्स पे करें एड्सॉर्ब तो उसको स्पेशल कैटेगरी में डाला गया है, दैट इज नोन एज ऑक्लूजन। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ा होगा, वो एग्जांपल आप याद रख सकते हो। अब किस तरह से आखिर अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन गूंज रहा है कि सर क्या हम कोई और मेटल नहीं ले सकते? क्या सिर्फ हमको डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही लेना पड़ेगा? जी हां, सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो है वेरिएबल वैलेंसी। क्या है? वेरिएबल वैलेंसी। अब ये क्या होता है जानने के लिए धारावाहिक डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की वीडियो का इंतजार करिए, जब निकलेगी तो उसमें इसका डिस्कशन होगा। ठीक है, क्या कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज अ वेरी गुड, या दे हैव अ वेरी गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। किस तरह से होती हैं, क्या है वेरिएबल वैलेंसी का कंसेप्ट, जानने के लिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की वीडियो का इंतजार करेंगे। अभी हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पे ही अपने आप को फोकस रखते हैं। तो अब आता है वर्ड इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या है इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन? अभी देखो ये चीज मैंने बताई थी कि एड्सॉर्बेट और एडसॉर्बेंट जब आपस में मिलते हैं तो प्रोसेस अकर होता है एड्सॉर्प्शन।
और बेटा साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज होती है। और इसी को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये हमेशा मतलब 95% केसेस में हमेशा नेगेटिव होती है या एक्सोथर्मिक कह सकते हो होती है। भाई देखो, जो दो चीजें आपस में चिपक रही हैं, तो जब दो चीजें आपस में चिपकती है ना बेटा, तो हीट एनर्जी बेटा रिलीज होती है, और जो रिलीज होती है उसको बोलते हैं कि वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और उसके डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होता है। अब अनुमान लगा लो बेटा कि डिसॉर्प्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर पे क्यों होता है। तुम खुद सोचो, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा एच बढ़ा रहे हो, यानी कि प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो। और ली-चार्टियर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर रिवर्सल प्रोसेस में आप प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन पीछे की तरफ भागेगी। कातिया आ रही बात समझ में? ली-चार्टियर प्रिंसिपल याद है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11th। इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर दैट मींस यू आर इंक्रीजिंग डेल्टा एच, एंड डेल्टा एच इज इन द प्रोडक्ट फॉर्म। और अगर प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो रिएक्शन पीछे की तरफ भागेगी, so as to counter out, so that to counteract its effect। ली-चार्टियर प्रिंसिपल यार, सिंपल बात है। तो अब हम फोकस कर रहे हैं इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या होता है कि एड्सॉर्बेट जब ऊपर से आया, एड्सॉर्बेंट पे चिपका तो एनर्जी रिलीज हुई। तो इसमें आप लिखेंगे क्या? व्हेन एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस, लिखते रहिए मेरे साथ साथ। व्हेन adsorption takes place, the residual forces on the surface decreases, which appears in the form of heat। Which is known as enthalpy of adsorption या heat of adsorption। ये भी लिख सकते हैं कि that is the surface energy decreases, और जब surface energy decrease होगी it appears in the form of heat। ठीक है? When adsorption takes place यानी कि adsorbate adsorbent के ऊपर जब आता है, so the residual forces on the surface of the adsorbent decreases, which appears in the form of the heat, which is known as enthalpy of adsorption। जब सरफेस एनर्जी, या छोटे फॉर्म में ये कह सकते हैं कि जब एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस होता है तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है जो अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, व्हिच इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। बताइएगा आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे मुझे उत्साह मिलता है आपके लिए कुछ करने का। सॉर्प्शन वर्ल्ड में आ रहे हैं हम लोग। सॉर्प्शन क्या है? द प्रोसेस इन विच adsorption and absorption takes place simultaneously, जब दोनों के दोनों एक साथ हो। ये चीज तो अभी बताई ना मैंने, जब मैं एग्जाम्पल समझा रहा था सिल्का जेल चारकोल वाला, है ना, चाय के अंदर बिस्कुट, तो वो सॉर्प्शन प्रोसेस है। या केमिस्ट्री में एग्जाम्पल क्या लिखोगे? अ कलर्ड डाई विच इज यूज्ड ऑन द कॉटन फैब्रिक्स इज एड्सॉर्ब्ड एज वेल एज एब्सॉर्ब्ड। ये एग्जाम्पल हो गया सॉर्प्शन का। प्रोसेस इन विच एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, एडी वाला और एबी वाला दोनों टेक्स प्लेस करें, ये दोनों टेक्स प्लेस करें साइमल्टेनियसली, इज नोन एज सॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, एक बार मैं हट जाता हूं, ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम क्लियर पिक्चर है आपके सामने। मेक अ नोट्स, पॉज द वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या पॉसिबल है या फीजिबल है, वो उसके इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। बात समझ में आई? नहीं? मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया हुआ है कि इफ डेल्टा जी दैट मीन्स द चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी, क्या होती है गिब्स फ्री एनर्जी बताओ? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय द सिस्टम
the maximum amount of the possible work done by the system is known as the Gibbs free energy. और गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी अगर आपका बेटा नेगेटिव है तो वो प्रोसेस पॉसिबल कहलाया जाता है या स्पॉन्टेनियस कहलाया जाता है, लेकिन अगर वही डेल्टा जी आपका पॉजिटिव आ जाए तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाया जाता है। यानी कि कहा जाता है कि ये प्रोसेस फिर कभी फीजिबल है ही नहीं या पॉसिबल है ही नहीं, नॉट फीजिबल, नॉट पॉसिबल। और अगर आपका डेल्टा जी शून्य है तो हम कहते हैं कि वो जो आपका प्रोसेस है वो बच्चों इक्विलिब्रियम पे है। तो डेल्टा जी के बारे में ये तीन बातें थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हैं, अगर आपको नहीं मालूम तो ये नोट कर लीजिए। डेल्टा जी नेगेटिव मीन्स द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस फिजिबल, डेल्टा जी पॉजिटिव मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट फिजिबल, एंड डेल्टा जी जीरो मीन्स दैट द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम एक नया टर्म है, अभी तक 4 टर्म आप लोगों ने देख लिए थे, अब ये 5वां टर्म आपके पास आ रहा है। तो बच्चों होता क्या है, एक थर्मोडायनेमिक्स रिलेशनशिप है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहां पे डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा एच क्या है, इट इज एंथैल्पी चेंज। और बेसिकली एंथैल्पी चेंज कौन सा, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था। टी टेम्परेचर होता है और डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस इज एंट्रोपी चेंज। और इंट्रोपी क्या होता है, सबको पता है कि नहीं, इंट्रोपी का मतलब होता है मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम भाई ऐसा पढ़ाकर चलते हैं, ये मानकर चलते हैं कि किसी को भी बेसिक टर्म्स नहीं पता। इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल पगलाया हुआ है मेरी भाषा में। देखो गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स एकदम सु 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 ऐसे भागते हैं, लिक्विड के अंदर थोड़ा कम भागते हैं, सॉलिड के अंदर एकदम टाइट एकदम सुकड़े होते हैं। तो एंट्रोपी सबसे ज्यादा गैस में होती है और एंट्रोपी सबसे कम सॉलिड में होती है। मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, रैंडमनेस किस में ज्यादा है, गैस में ज्यादा है, सॉलिड में बहुत कम है, लिक्विड में इन दोनों के बीच की है। एंट्रोपी का मतलब समझ गए आप, वेरी गुड। तो अब हम लोग वर्ल्ड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो देखो बच्चों, जब एड्सॉर्बेंट के ऊपर आकर बैठता है तो बताओ जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या होगा, वो पहले अनबैलेंस्ड थे, अभी मैंने समझाया ना, वो पहले अनबैलेंस थे, वो जैसे ही एड्सॉर्बेंट के ऊपर आकर बैठता है तो लोग बैलेंस्ड होने लगते हैं, यानी कि उनकी रैंडमनेस कम होने लगती है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज that at the start of adsorption, entropy change delta S is negative, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि रैंडमनेस डिक्रीज होती है मॉलिक्यूल्स की, इसलिए एंट्रोपी चेंज भी डिक्रीज होता है। अब टी डेल्टा एस वाला फैक्टर, अगर डेल्टा एस आपका नेगेटिव है तो टी डेल्टा एस वाला नेगेटिव क्या है आपका, एज अ पूरा टर्म नेगेटिव रहेगा। टी डेल्टा एस वाला टर्म अगर नेगेटिव है, डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, वो भी हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। अभी आपने पढ़ा एड्सॉर्बेंट के जब ऊपर बैठता है तो जनरली ये होता है कि हीट एंथैल्पी या एंथैल्पी रिलीज होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि डेल्टा एच इज ऑल्सो नेगेटिव। अब बच्चों डेल्टा जी तुम्हारा तभी नेगेटिव होगा, आपका मकसद क्या है, आपका मकसद है डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहे, क्योंकि अगर डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा तो प्रोसेस हमेशा पॉसिबल रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि डेल्टा जी आपका नेगेटिव रहे तो डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन होना चाहिए टी डेल्टा एस के। भाई टी डेल्टा एस भी आपका नेगेटिव है क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एच भी आपका नेगेटिव है क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच भी नेगेटिव, टी डेल्टा एस भी नेगेटिव, डेल्टा जी गिव्स यू एनर्जी नेगेटिव अगर आप चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि प्रोसेस तभी पॉसिबल या स्पॉन्टेनियस कहलाया जाएगा, तो वो तभी मुमकिन है कि जब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन हो टी डेल्टा एस के।
और एट द स्टार्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रोसेस ऐसा होता है कि डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एच से ज्यादा होता है। क्यों? ऐसा करो, ये अपना हाथ लो, इसको एड्सॉर्बेंट मान लो, अपना दूसरा हाथ लो, इसको एड्सॉर्बेंट मान लो। अय्या, कान का पर्दा तो नहीं फटा? कस के ताली मारो, देखो हीट एनर्जी रिलीज होगी। एड्सॉर्बेंट ऊपर से चिपके हीट एनर्जी रिलीज हुई, हाथ गर्म हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद डेल्टा एच कम होने लगेगा, कुछ देर बाद डेल्टा एच कम होने लगेगा, यानी कि हाथ आपका ठंडा होने लगेगा। तो ये तो समझ में आ गया सर कि एट द स्टार्ट ऑफ द एड्सॉर्प्शन, यानी कि एड्सॉर्बेंट जब एड्सॉर्बेंट पे बैठता है तो डेल्टा एस नेगेटिव होता है, डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है, और डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस से भी ज्यादा होता है, क्योंकि डेल्टा एच बहुत तेजी से रिलीज होती है। तो इसका यह मतलब है कि डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होता है, यानी कि प्रोसेस सही साथ चल रहा होता है। लेकिन 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 कुछ समय बीत जाने पर जिस तरह से आपका हाथ ठंडा होता है, क्योंकि इंथैल्पी जो रिलीज हो रही है वो ठंडी हो रही है, उसी तरीके से यहां पर भी डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड कम होने लगता है। आफ्टर सम टाइम आपका डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड क्या होने लगता है? कम होने लगता है, और रैंडमनेस धीरे 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 ज्यादा होने लगती है। क्यों? क्योंकि अनबैलेंस फोर्सेस और बढ़ने लगते हैं। तो टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड बढ़ने लगता है, डेल्टा एच कम होने लगता है। एक लम्हा ऐसा आता है कि डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर हो जाता है। रैंडमनेस क्यों बढ़ने लगती है? समझ में आई बात? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे भाई? एड्सॉर्बेंट के ऊपर आकर चिपका तो सब सिकुड़ गए, फिर धीरे धीरे फिर सब लोग कंफर्टेबल जोन पे आ गए, सब लोग फिर भागने लग गए, और ज्यादा सरफेस पे जब मॉलिक्यूल्स आएंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, अनबैलेंस फोर्सेस बढ़ेंगे, रेसिडुअल फोर्सेस बढ़ेंगे अनबैलेंस वाले। इसलिए डेल्टा एस कुछ समय तक जब चिपकता है तब तो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन फिर इंक्रीज होने लगती है। तो डेल्टा एच और टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड एक समय पे बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच कम होने लगेगा, डेल्टा एस बढ़ने लगेगा। तो जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर आ जाएगा तो इस फॉर्मूले के थ्रू डेल्टा जी क्या हो जाएगा? डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, और जब डेल्टा जी जीरो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। तो ये बात मैंने तुमको समझाई है, अब इसको आप नोट करो, और किस तरह से बोर्ड्स में लिखेंगे, एग्जाम्स में लिखेंगे, उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम पर ये नोट है, आप इसको बहुत अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। जो अभी तक मैंने आपको समझाया वो सब यहां पर लिखा हुआ है। इट सेज दैट एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एड्सॉर्बेट आर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड एड्सॉर्बेंट, एंट्रोपी डिक्रीजेस। यही चीज समझाई थी। तो डेल्टा एस उसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सिंस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, hence for the process of adsorption to occur delta g must be negative. delta g नेगेटिव होगा तभी क्या होगा? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या फिजिबल होगा। as delta s is negative, delta g can only be negative if the magnitude of delta h is greater than t delta s। बराबर ना एकदम बात? this is true in the beginning, मतलब जब एड्सॉर्प्शन शुरू होता है तब तक ये बात सही होती है, लेकिन जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन प्रोसीड होता है, हाउएवर एज द एड्सॉर्प्शन प्रोसीड्स, डेल्टा एच कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड टी डेल्टा एस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग टिल अल्टीमेटली डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस, सो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। गॉट इट? पक्का? इसको बहुत अच्छे से कॉपी कर लो। एग्जाम में अगर एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम पूछे या डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, इस पूरी चीज को छाप देना, आपको फुल नंबर मिलेंगे बेटा, कोई कोताही नहीं होगी उसमें। ठीक है? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में इस तरह से पूछा गया है, हाउ कैन यू से दैट द एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव? हाउ? जस्ट प्रूव इट। तो हम ये क्वेश्चन को यहां तक लिख लेंगे। डेल्टा एच जब तक नेगेटिव नहीं रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड उस टी डेल्टा से ज्यादा नहीं होगा, तब तक डेल्टा जी नेगेटिव नहीं हो सकता, और अगर डेल्टा जी नेगेटिव नहीं हुआ तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो यानी कि अगर आप प्रोसेस स्पॉन्टेनियस चाहते हैं तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए,
और डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस से ज्यादा होना चाहिए. सो दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ और द नोट्स विल help you in guiding the two questions. It's the answer for two questions. One is what is adsorption equilibrium, and the second is the NCERT question which says why adsorption of why enthalpy of adsorption is always negative, is always exothermic in nature. So there is the answer. I hope you got this concept. So let's proceed to the next. क्विक बात कर ली जाए एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के डिफरेंसेस को लेकर. अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज समझा दी थी, लेकिन एक बार टेक्निकल टर्म्स में, बुकिश टर्म्स में या बोर्ड एग्जाम के आंसर्स के लिखने के टर्म्स में मैं एक डिफरेंस बता रहा हूं. एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, कीवर्ड है. जहां की एब्सॉर्प्शन की बात करें तो वो बल्क फिनोमिना है, अंदर घुस जाता है. इट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल, और ये सिर्फ बेचारा सरफेस पे ही अटक जाता है. और रीजन पता है ना, मैकेनिज्म पूरा बताया था कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है बेटा, अनबैलेंस्ड रेसिडुअल फोर्सेस होते हैं. वेरी गुड. इन दिस फिनोमिना द कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट द बल्क. मैंने बताया था कि बेटा जो सरफेस पे जो कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू बल्क. वैसे मैं एक बात बताऊं, कभी कभार ज्यादा हो जाता है और कभी कभार कम हो जाता है, और उसको बोलते हैं पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन. अगर कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ज्यादा है एज कंपेयर टू बल्क, दैट इज द पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन. और अगर कंसंट्रेशन एट द सरफेस इज लेसर देन एज कंपेयर टू द बल्क, देन दैट इज द नेगेटिव एड्सॉर्प्शन. हालांकि इसमें डिटेल्स ज्यादा नहीं है आप लोगों में, इसलिए इसको मैंने ऐसे ही बता दिया. ठीक है, तो क्या लिखा है, दिस फिनोमिना द कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द बल्क. इसलिए इन्होंने वर्ड डिफरेंट लिखा है. यूजुअली ज्यादा होता है लेकिन कभी कभी कम भी हो जाता है, तो दैट इज द नेगेटिव एड्सॉर्प्शन. नाउ नेक्स्ट इज इन दिस फिनोमिना द कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द मटेरियल. कोई लेना देना नहीं भैया, पानी अगर एब्सॉर्ब हो रहा है तो वो पूरे थ्रू आउट द बॉडी एब्सॉर्ब होगा एकदम बरोबर तरीके से, है ना. नेक्स्ट, इट्स रेट इज हाई इन द बिगिनिंग एंड देन डिक्रीजेस टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. अभी हम लोगों ने ये कांसेप्ट पढ़ा, एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे वी अचीव एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम जिसमें डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 हो जाता है. एब्सॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई लोचा नहीं है. इट्स रेट रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस. सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द एडी एड्सॉर्प्शन एंड एबी एब्सॉर्प्शन. नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स. Some factors like first one is the nature and surface area of the adsorbent. ये अभी हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो. याद है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एड्सॉर्बेंट का, या जितना ज्यादा पोरस स्ट्रक्चर होगा, या जितना ज्यादा वो फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स के रूप में होगा, उतना एक्सीलेंट वो एड्सॉर्बेंट के तौर पे एक्ट करेगा. और एक्सीलेंट एड्सॉर्बेंट के 2 एग्जाम्पल हमने लिए थे, सिलिका जेल और चारकोल. तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, सिलिका जेल एंड चारकोल acts as an excellent adsorbent due to their porous structure. As well as they have due to finely divided form. द स्मॉल पाउडर के रूप में. तो जिसका पोरस स्ट्रक्चर होगा, जिसका भी पोरस स्ट्रक्चर होगा और जिसका फाइनली डिवाइडेड फॉर्म होगा, वो हमेशा एक्सीलेंट एड्सॉर्बेंट होगा. ज्यादा से ज्यादा गैस उस पर्टिकुलर चीज पे एड्सॉर्ब हो पाएगी. और एक्सीलेंट एड्सॉर्बेंट के एग्जांपल कोई अगर आपसे पूछे तो सिलिका जेल और चारकोल याद रखिएगा. सिलिका जेल वही बॉटल वाला, और चारकोल कौन सा, वो जो गैस मास्क में यूज होता है. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा नेचर और सरफेस एरिया. हाँ, सरफेस एरिया की बात करें तो ग्रेटर दी सरफेस एरिया,
तो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म क्यों जरूरी है भाई? जितना ज्यादा आपका पाउडर फॉर्म में होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा और उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी एब्जॉर्ब्ड. तो ग्रेटर दी सरफेस एरिया more will be the gas absorbed. तो 2 पॉइंट इस पे याद रखिएगा. नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ द गैस बीइंग एब्जॉर्ब. जो गैस एब्जॉर्ब हो रही है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है. ये तो एब्जॉर्बेंट की बात हो गई, अब एब्जॉर्बेट की बात हो रही है. एब्जॉर्प्शन कर रहे हो ना, तो एब्जॉर्प्शन में किस तरीके का नेचर होना चाहिए, किस तरीके का सरफेस एरिया होना चाहिए एब्जॉर्बेंट का, ये पहला फैक्टर हो गया. और दूसरा फैक्टर क्या है, जो चीज आप ऊपर से डाल रहे हैं यानी कि एब्जॉर्बेट यानी कि गैस, उसका क्या नेचर है. तो नेचर ऑफ द गैस बीइंग एब्जॉर्ब्ड. तो यहां पर कुछ एग्जांपल लिए हैं H2CO, CH4, CO2, SO2. इसका कुछ एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज मैंने लिखा है जो आपको याद नहीं करना, ये मेरे समझाने के लिए है कि वॉल्यूम गेट्स एब्जॉर्ब्ड 4.7, 9.3, 16.2, 48, 380. यानी कि जैसे जैसे आप क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 33 से 134 से 190, तो अलग अलग गैसेस अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर पे उनका जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो अलग अलग है. और याद रखिएगा जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है उसकी एब्जॉर्बिंग पावर भी ज्यादा है. जैसे ये 33 पे 4.7 है एब्जॉर्बिंग पावर, तो 190 पे 16.2 है CH4 की, और लास्ट वाला देखो उम्दा है एकदम. क्रिटिकल टेम्परेचर 430, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर 430 तो वॉल्यूम एब्जॉर्ब्ड इज 380. बहुत बहुत भयंकर है. यानी कि इससे हमको एक चीज समझ में आ रही है कि एज द क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज द critical temperature increases, ease of liquefaction increases. Ease of liquefaction increases and more the gas will get absorbed, and more the gas will get adsorbed. तो ये रिलेशनशिप याद रखिएगा. जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज्यादा गैस का लिक्विफिकेशन और उतना ज्यादा गैस एब्जॉर्ब होगी. अगर आपके मन में ये चल रहा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या मतलब है, टेम्परेचर कि क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात हो रही है. क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसपे आप फर्दर गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, भले जितना मर्जी आप प्रेशर देते रहो. गैस लिक्विफाई होती है पता है ना भाई, जब आप उस पर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं बिटवीन दी गैसियस पार्टिकल्स वो डिक्रीज होती है और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगती हैं, जैसे LPG CNG में आप देखते हो. तो हायर दी प्रेशर मोर विल द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस. तो वो कह रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब है कि एक मिनिमम ऐसा टेम्परेचर कि जिसपे आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करते रहे गैस पे, वो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है. तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज्यादा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. लिक्विफिकेशन ऑफ गैस मतलब उतना ज्यादा गैस एब्जॉर्ब होगी. सो दीज आर द टू फैक्टर्स. अभी और फैक्टर्स पढ़ेंगे, इसको आप नोट करिए. बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की. वो फैक्टर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज द टेम्परेचर. अभी आपको वो बात याद आ जाएगी कि जब कोई एड्सॉर्बेट, अब इस केस में एड्सॉर्बेट आपका गैस है, किसी एड्सॉर्बेंट पे यानी कि सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट पे जाता है, और एड्सॉर्बेंट यहां पे आपका क्या है, सॉलिड. तो क्या हो जाता है, एडसॉर्प्शन, और हीट एनर्जी रिलीज होती है. बिकॉज एड्सॉर्प्शन इज नथिंग बट अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो यहां पे जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हीट बढ़ेगी, प्रोडक्ट का जो मोलर कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा. तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, on increasing the temperature,
reaction tends to move in backward direction. Reaction tends to move in backward direction, thus adsorption decreases. यानी कि यहां पे डिसॉर्प्शन हो रहा है क्योंकि एड्सॉर्ब्ड चीज एड्सॉर्बेंट से अलग हो रही है, एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट से अलग हो रहा है। समझ में आई मेरी बात? डिसॉर्प्शन यही पढ़ा था ना, रिमूवल ऑफ द एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट। और ये भी पढ़ा था कि एड्सॉर्प्शन को दो तरीके से लाया जा सकता है, बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर एंड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो यू कैन सी हियर हाउ द इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन लीड टू डिसॉर्प्शन, और यू कैन से कैन लीड टू द डिक्रीज इन द एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। Clear with this point? Now moving on to the next factor, and that is the pressure. It has been generally seen that कि आप अगर किसी भी गैस को किसी मेटल सरफेस पे एड्सॉर्ब कराना चाहते हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ऑक्लूजन कर रहे हैं, तो आप जितना ज्यादा प्रेशर देंगे उतना ज्यादा गैस के पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर मेटल सरफेस पे एड्सॉर्ब होंगे। सो हायर द प्रेशर applied on the gas, यानी कि adsorbate, more of it will get absorbed. That is what? Adsorption increase हो रहा है, decrease हो रहा है? Adsorption increase हो रहा है, that is adsorption will increase. तो एक लास्ट फैक्टर बचा है अपने पास, इसको आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब एक लास्ट फैक्टर के बारे में बात करेंगे, दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ द एड्सॉर्प्शन। क्या मतलब है उसका, समझते हैं इस चीज को। Coming on to the last factor, it is the activation of the adsorbent. इसका मतलब क्या, पहले तो इसका मतलब समझो आप लोग, है ना। It means increasing the adsorbing power of the adsorbent. It means increasing the adsorbing power of the adsorbent। और ये कैसे कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। और क्या तरीका है, बाय मेकिंग द surface rough through mechanical rubbing। समझे कि नहीं समझे? वो कह रहा है जो लास्ट फैक्टर है दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ द एड्सॉर्बेंट। अब ये वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब कि आप अगर ज्यादा से ज्यादा एड्सॉर्प्शन चाहते हैं तो आप क्या करो, जो चीज आप डाल रहे हो ऊपर से, किस पे डाल रहे हो, एड्सॉर्बेंट में डाल रहे हो, तो एड्सॉर्बेंट की भूख को बढ़ा दो, टू इंक्रीज द एड्सॉर्बिंग पावर ऑफ द एड्सॉर्बेंट। अब इसको कैसे कर सकते हो, सरफेस एरिया बढ़ा दो। ये चीज अभी पढ़कर आ रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है, जितना ज्यादा पोरस स्ट्रक्चर होता है, यानी कि रफ सरफेस होता है, उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होता है। तो घूम फिर कर एक बार फिर से वही बात मैं कहने वाला हूं कि बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया और बाय मेकिंग द सरफेस रफ और पोरस, यू आर व्हाट डूइंग, यू आर इंक्रीजिंग द एड्सॉर्बिंग पावर ऑफ द एड्सॉर्बेंट, लाइक इन द केस ऑफ द चारकोल एंड सिलिका जेल। समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर?
सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज द टाइप्स ऑफ द एड्सॉर्प्शन। तो बच्चों बात करेंगे अब हम लोग टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन की। तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन का एक और नाम है फिसिसॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन का एक और नाम है केमिसॉर्प्शन। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। दोनों के बीच में मैंने इतने आसान 5-5 डिफरेंसेस लिखे हैं जो आपको एग्जाम्स तक याद रहेंगे और शायद उसके बाद भी। तो देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या है कि जब एड्सॉर्बेंट पे चिपकता है ना एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को ओकर करने के लिए, तो उन दोनों के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। किसमें? फिजिकल एड्सॉर्प्शन में। और केमिकल एड्सॉर्प्शन, देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है, केमिकल बॉन्ड बनता है उन दोनों के बीच में। तो जब एड्सॉर्बेंट के बीच में अगर केमिकल बॉन्ड बन रहा हो दैट इज केमिसॉर्प्शन या केमिकल एड्सॉर्प्शन, और जिनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिसिसॉर्प्शन। अब देखो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमजोर होते हैं, वीक होते हैं। तो एड्सॉर्बेंट के ऊपर जब चिपकता है, किस केस में? फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, तो इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो रिलीज होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि चिपकना ऐसा होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में। ये केमिकल एड्सॉर्प्शन में पचाक, जितनी कस के चिपकेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो 20 से 40 किलो जूल पर मोल इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन रिलीज होती है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, और केमिकल एड्सॉर्प्शन में बहुत ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन रिलीज होती है, करीबन 400 किलो जूल पर मोल तक देखी गई है। नेक्स्ट, चूंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, तो इसलिए वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब बहुत कम चिपके हुए हैं, तो उनको रिवर्सिबल किया जा सकता है, यानी कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को अलग आराम से किया जाता है बाय हीटिंग और बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर, यानी कि डिसॉर्प्शन वाला प्रोसेस। लेकिन वही अगर हम केमिकल बॉन्ड या केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो उन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसलिए उनको अलग करने के लिए हमें स्पेशल केमिकल मेथड्स की जरूरत पड़ेगी। आसानी से वो लोग अलग नहीं हो सकते, यानी कि डिसॉर्प्शन कैन नॉट बी ब्रिंग अबाउट इजिली इन द केस ऑफ द केमिसॉर्प्शन। बच्चों चूंकि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, किसमें? फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो स्पेसिफिक नेचर का नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल स्पेसिफिक इन नेचर। किसी को किसी पे भी चिपका दोगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहलाया जाएगा, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन तभी कहलाया जाएगा जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनने की कोई भी क्षमता होगी। अब जैसे मान लो एड्सॉर्बेट में हाइड्रोजन आयंस हैं और नीचे फ्लोरीन या फ्लोराइड आयंस हैं, तो HF यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तभी ये होगा। लेकिन अगर मान लो एड्सॉर्बेट में हाइड्रोजन आयंस हैं और नीचे एड्सॉर्बेंट में कोई दूसरे आयंस हैं जैसे I- हैं, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, तो ये क्या होगा? ये स्पेसिफिक नेचर का है, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये एड्सॉर्बेंट पे नहीं चिपकेगा इतनी आसानी से। तो एड्सॉर्बेंट जब चिपक रहे होते हैं केमिसॉर्प्शन में, तो वो दे मेक श्योर कि इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है तो चिपकेंगे, नहीं बन रहा है तो नहीं चिपकेंगे। मतलब ये क्या हुआ? ये केमिकल एड्सॉर्प्शन का स्पेसिफिक नेचर हो गया, है ना? स्पेसिफिक नेचर जैसे भैया हम संडे को तो बटर चिकन या राजमा ही खाएंगे, हम भिंडी आलू परवल ये सब नहीं खाएंगे। तो ये क्या हो गया? आप स्पेसिफिक नेचर के हो गए संडे में। और कई बच्चे क्या कहते हैं, हम तो कुछ भी खा लेंगे, आलू मिल जाए, परवल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, चाहे संडे हो चाहे मंडे, रोज खाओ अंडे या रोज खाओ आलू परवल। तो ये स्पेसिफिक नेचर नहीं हुआ। इफ यू आर स्पेसिफिक दैट मीन्स यू आर केमिकल एड्सॉर्प्शन, इफ यू आर नॉट एट ऑल स्पेसिफिक दैट मीन्स यू आर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। और बच्चों और क्या डिफरेंस है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक्टिवेशन एनर्जी आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा भाई, जब दो रिएक्टेंट्स आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करना चाहते हैं तो वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं, या ये कह लो जब वो इफेक्टिव कोलाइड करते हैं तो उनको थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचना पड़ता है। तो कभी कभार रिएक्टेंट्स के पास रूम टेम्परेचर में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तक पहुंच सके सो दैट दे कैन फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो हमें खुद से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। दैट इज व्हाट द एक्टिवेशन एनर्जी इज। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगी। तो चूंकि केमिसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट मींस इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी, वेयर एज फिजिकल एड्सॉर्प्शन डज नॉट रिक्वायर्स एनी काइंड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक बार पॉइंट्स को पढ़ लें। फोर्स ऑपरेटिंग इन दीज केसेस आर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस. Forces operating in these cases are similar to as chemical bond.
द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज क्वाइट लो, 20 से 40. द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन या एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज क्वाइट हाई, 40 से 400. दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल क्योंकि वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल क्योंकि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है. तो आपको प्रोसेस को मतलब कि एड्सॉर्ब्ड को या एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्बेंट में अलग करने के लिए आपको स्पेशल केमिकल मेथड्स की जरूरत पड़ेगी. इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी, इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन रहा है. इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, दैट इज ऑल गैसेस आर एड्सॉर्ब्ड ऑन ऑल सॉलिड्स टू सम एक्सटेंट, बट इट इज स्पेसिफिक इन नेचर and occurs only when there is some possibility of some compound formation. So I hope आप दोनों को दो तरीके के एड्सॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन क्लियर हो गए होंगे और साथ ही में आप लोगों का ये हो गया डिफरेंस. ये 5 डिफरेंस, ये 5 पॉइंट्स याद रख लीजिए. इट्स मोर देन सफिशिएंट. क्लियर? चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आता है फ्रीनलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. क्या बोला मैंने? पता नहीं क्यों लेकिन बच्चा इस टॉपिक को देखता है तो उसको टफ लगता है, हालांकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं है. इट्स फ्रीनलिच, साइंटिस्ट का नाम है. एड्सॉर्प्शन जो आप लोग पढ़कर आ रहे हो, आइसोथर्म. आइसोथर्म आप लोगों ने कहां पढ़ा था? बताओ कहां पढ़ा था? आइसोथर्मल यार, जो चीज कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट करी जाए या पढ़ी जाए. फ्रीनलिच साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, और एड्सॉर्प्शन आप पढ़ के आ रहे हैं और आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे. तो बेसिकली हुआ क्या यहां पे? फ्रीनलिच भाई साहब ने एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर ऑफ द एड्सॉर्बेट, इक्विलिब्रियम वाला, उस पर ग्राफ प्लॉट किया. किस पे ग्राफ प्लॉट किया? x बाय एम. यहां पे x बाय एम का मतलब क्या है? x बाय एम का मतलब है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. x का मतलब है मास ऑफ द एड्सॉर्बेट. m का मतलब है मास ऑफ द एडसॉर्बेंट. x बाय एम को इसलिए इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, मास ऑफ द एडसॉर्बेट पर ग्राम ऑफ द एडसॉर्बेंट. x क्या है? मास ऑफ एड्सॉर्बेट. m क्या है? मास ऑफ एड्सॉर्बेंट. x बाय m का मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन या मास ऑफ द एड्सॉर्बेट डिसॉल्व पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट. तो x बाय m वर्सेस प्रेशर ऑफ द एड्सॉर्बेट, इक्विलिब्रियम प्रेशर बेसिकली. और इक्विलिब्रियम प्रेशर को सैचुरेशन प्रेशर कहा जाता है. देखो बच्चों, होता क्या है, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, डिसॉर्प्शन कंडीशन याद है? डिसॉर्प्शन कब होता था? जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या आप प्रेशर को रिड्यूस करते हैं. तो उल्टा सोचिए, अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा, इजंट इट? ठीक है. So on increasing the pressure, the adsorption will increase. तो ग्राफ क्या है कि it is the directly proportional. The extent of adsorption will increase on increasing the pressure. तो इसका जो ग्राफ प्लॉट किया गया ये एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, लेकिन उसके बाद इसने कर्व लिया और कर्व होने के बाद ये कांस्टेंट हो गया. कांस्टेंट जब हो गया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम क्लिक करें तो ये जो प्रेशर है इसको PS या सैचुरेटेड प्रेशर या इक्विलिब्रियम प्रेशर का नाम दिया गया. ठीक है भाई, हर चीज इक्विलिब्रियम में आती है ना, तो अपना इक्विलिब्रियम भी आता है.
हर चीज इक्विलिब्रियम में आती है और वो अपना एड्सॉर्प्शन भी तो इक्विलिब्रियम में आता है ना। और हर चीज की कोई हद होती है जिस पर वो एड्सॉर्ब्ड हो रही है, उसकी हद होती है कि यार हम पर्टिकुलर पॉइंट तक ही एड्सॉर्प्शन दिखाएंगे। अब ऐसा थोड़ी ना तुम गैस को पहले पढ़ो एड्सॉर्ब किए पढ़ो भैया, एक समय पे आकर वो भी कह रहे भैया बस करो, कितना पेलोगे हमें, है ना। इन द सेंस व्हाट आई मीन टू से, if you are increasing the pressure, the extent of adsorption will increase definitely, but at the same point there will be the some pressure या saturation pressure या equilibrium pressure की उसके बाद एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब नहीं होगा। क्या पॉइंट बोला मैंने, एक बार फिर से सुनो। एक पॉइंट ऐसा होगा, एक प्रेशर ऐसा होगा सैचुरेटेड प्रेशर, जिसमें क्या एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्ब नहीं होगा। भाई जी किसी कॉमर्स बच्चे को जाकर बोल दोगे ना, वो तो पागल हो जाएगा या तुम्हें थप्पड़ मारेगा, भाई क्या बोल रहा है भाई। तो ठीक, अगर हम यहां पर ये दो पॉइंट्स को मार्क कर लें तो बेटा फ्रिंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की डेफिनेशन यही है, क्या है, द प्लॉट और द ग्राफ between the extent of adsorption versus the pressure at the equilibrium at the isotherm मतलब at the constant temperature is known as Freundlich adsorption isotherm। खत्म भाई, खत्म। जो बनाया उसी को अंग्रेजी में लिख डाला, that is the definition। और ये साथ में बना दोगे तो बल्ले बल्ले। और साथ में अगर तुमने इसकी इक्वेशन लिख दी, अच्छा इक्वेशन कैसे लिखोगे, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और इस पॉइंट की बात करें तो x बाय एम क्या प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, क्योंकि प्रेशर और x बाय एम का जो कर्व है ये कांस्टेंट हो रहा है। तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना भाई, p टू द पावर 0 मतलब 1 होता है। तो हम a पॉइंट और ये b पॉइंट ले लें। तो यहां पे देखिएगा एट ए एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी। के मतलब कोई कांस्टेंट है, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, और यहां पे पी टू द पावर कुछ भी नहीं है तो 1 ले सकते हैं। उसी तरह फाइनल पॉइंट जो बी है उसमें एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 0, क्योंकि एक्स बाय एम पी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, पैरेलल हो रहा है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो ये कर्व है उसमें इक्वेशन क्या बनेगी, x बाय एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाय n। अब ये 1 बाय n क्यों लिया, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही हो सकती है। यहां पे आपने देखा तो 0 से 1 के बीच में क्या होगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.4, 0.5, यानी कि 1 बाय n है ना, 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, 1/4 हो सकती है। तो x बाय एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाय n इज द इक्वेशन फॉर द फ्रिंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्योंकि ये आइसोथर्म कर्व तो इतना ही है ना, ये तो ये फ्रिंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन है। तो कोई भी आपसे फ्रिंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन पूछे तो आप x बाय एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाय n लिख देना। अब इसको अगर दोनों तरफ से हम log ले लें तो log लेकर क्या करेंगे भैया, log के टर्म्स में आ जाएगा log x बाय एम इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाय n log p। अब जिनको log के बारे में पता है वो जानते हैं, जो चीज प्रोडक्ट में होती है log में वो प्लस में हो जाती है, और जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। दिस इज द फ्रिंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ log। अब काफी एग्जामिनर्स या टीचर्स log x बाय एम वर्सेस log p पर कर्व या फ्रिंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का कर्व पूछने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों एक बार इसका आप वो ले लीजिए, क्या सेल्फी नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं आपको आगे बता सकूं कि अगर आपको इसका कर्व बनाने को आ जाएगा तो आप क्या बनाओगे। बड़ा छोटी सी, वो बड़ी सिंपल सी बात है, इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दो यार। ये c है, ये mx है, ये है log x बाय m, ये है log p। तो कर्व आपका ये आ रहा है,
क्योंकि इतना हिस्सा क्या है, इंटरसेप्ट लॉग के, इसका स्लोप क्या आ रहा है 1/n। तो कभी कभार एग्जामिनर आपको ये कर्व ना पूछकर ये कर्व पूछने की कोशिश करेगा। तो आपको इक्वेशन मालूम है लॉग के टर्म्स में, y = mx + c स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। ये mx है, x एक्सिस में log p है, y एक्सिस में log x/m है। तो बट ऑब्वियस की बात है, जो इसका m है, जो स्लोप है वो 1/n आ रहा है, और जो इंटरसेप्ट है वो log k आ रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीनलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एक बार मैं फिर बता दूं, अगर इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या आ सकता है, इसकी इक्वेशन लिखने को आ सकती है इस फॉर्म में या लॉग के फॉर्म में, इसका ग्राफ बनाने को आ सकता है ये वाला, या इसका ये वाला ग्राफ बनाने को आ सकता है, या वो सिंपली पूछ सकता है व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, व्हाट इज फ्रीनलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फिर ये सब कुछ लिख देना है, ठीक है। लिख कर आना x/m क्या होता है, P क्या होता है, सैचुरेटेड प्रेशर में इक्वेशन क्या होती है, स्टार्टिंग में इक्वेशन क्या होती है, बीच में इक्वेशन क्या होती है। फ्रीनलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब क्या है, इट इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड द प्रेशर ऑफ द एड्सॉर्बेट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि आइसोथर्म वर्ल्ड है ना। क्लियर हो गई बात। तो बच्चों यहां पे एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग शुरू करते हैं कोलाइड्स।